नमस्कार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ का पॉडकास्ट बिंदास बोल। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या ज्योतिषी भविष्य बता सकते हैं? क्या उनमें भविष्य देखने की क्षमता होती है? क्या वे दूसरे के भाग्य को बदल सकते हैं, या सिर्फ ज्योतिष एक अंधविश्वास है? ज्योतिषी को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों में है। न सिर्फ अनपढ़ लोग बल्कि पढ़े लिखे लोग भी ज्योतिष विज्ञान को लेकर कई भ्रांतियाँ पाल रखे हैं। सच क्या है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य कुमार मनीष जी। हम आपको बता दें कि मनीष जी ज्योतिष विज्ञान में पीएचडी हैं। इन्होंने विशारद कर रखी है और कई ऐसी डिग्रियां ले रखी है जो ज्योतिषी विज्ञान में मिलते हैं। तो पंडित जी, हमारा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या ज्योतिष भविष्य देख सकता है, लोगों की भाग्य को पढ़ सकता है? ज्योतिष विद्या जो है ये भविष्य की विद्या भी कह सकते हैं। ज्योतिष भविष्य को पढ़ सकता है, इसकी पढ़ाई भी होती है और इसमें इस विद्या का के शिक्षण करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति ज्योतिष हो सकता है। जी जी, ज्योतिष होना, ज्योतिष को लेकर पढ़े लिखे लोगों में भी भ्रांतियाँ होती है। अक्सर लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं, एक बकवास है, अंधविश्वास है। अगर आप किसी पंडित को दिखाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये पोंगा पंडित हैं, ये सब कुछ नहीं होता। आप इसका खंडन कैसे करें? आपको मैं एक बात बता दूं, पत्थर में भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अंधविश्वास कहाँ कहेंगे जब ये विद्या, इस विद्या को अभी सूडो साइंस कहा गया है, सूडो साइंस का दर्जा मिला है, साइंस की दर्जा नहीं प्राप्त है। परंतु इसकी गणनाएं गलत नहीं होती। जो हमारे पूर्वजों ने इस शास्त्र की रचना की और जो गणनाओं का जो मेथड बताया है, सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के आधार पे मैं ये कहने में सक्षम हूँ कि ज्योतिष विद्या अंधविश्वास नहीं है। जी। और ये गणनाएं गणितीय गणना है जिसके आधार पर, अंकों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर आपका भविष्य बताया जा सकता है। वो तो ठीक। जी जी, 100% तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिसने एक श्लोक है, फलाने ग्रह चारे निशुचयंती मनीषिणा को तारतम्यस्य तन्मेकम वेद संविना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो सिर्फ भविष्य को इंगित कर सकते हैं। यही होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने भाग्य लिखा या जिन्होंने सृष्टि की रचना की वही बता सकते हैं कि दावे के साथ कि ये हुई होगा। ज्योतिष इंगित करते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं, और मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि ये सिद्धांत अक्षरशः लगते हैं और इसमें संभावनाएं एक ही न, पूरी दुनिया को हम 12 भाग में बांट के देखते हैं। पूरी दुनिया से 360 डिग्री में है, तो 360 डिग्री में बहुत सी चीज़ें हैं। 12 भाग में बांट करके 9 ग्रहों को 12 राशि बनाए गए, 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह नहीं, वो हम आएंगे वहाँ पे, लेकिन पंडित जी उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि मानव जीवन पर ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे यह प्रभावित करता है आम जनजीवन को, आम व्यक्ति को? ग्रहों का प्रभाव केवल मानव पर ही नहीं पड़ता, जितने जीव जंतु हैं सब पे पड़ता है।
क्योंकि उनकी भाषाएं मैं नहीं जानता, इसलिए उनको क्या तकलीफ़ है, क्या वो झेल रहे, वो व्यक्त नहीं कर पाते। परंतु इनका प्रभाव जिस प्रकार से मानव पे पड़ता है वैसे जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि आप देखे होंगे कि जो मानसिक रोगी होते हैं जी पूर्णिमा और अमावस्या के समय उनकी व्यथा बढ़ जाती है। तो चंद्रमा जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उनको ही ज़्यादातर मानसिक रोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया है। और विज्ञान भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो उस समय टाइड आता है, ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा आता है। तो कैसे कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव आदमी के ऊपर नहीं पड़ता? ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। आगे पूछिए। जी जी जी। लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? अगर ज्योतिष जैसे आप लोग कहते हैं कि आपको आपने चंद्रमा का जिक्र किया कि चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो क्या चंद्रमा कोई पत्थर पहन लेने से, कोई पूजा पाठ कर लेने से वो मजबूत हो जाएगा? बताता हूँ। ज्योतिष की आपने उपयोगिता की बात की जी। तो मानव जीवन में जब मानव प्रारंभिक जीवन के स्तर पे खोज कर रहा था, खोजी मानव थे, तो उसी समय ज्योतिष की भी खोज हुई, ग्रह नक्षत्रों की खोज हुई। जब से सबसे पहले उन्होंने सूर्य को देखा, चंद्र को देखा, तो इनसे डर दी, फिर इनकी पूजा करने लगे। इसी तरह से ग्रहों का खोज हुआ और इनका प्रभाव है। और मानव जीवन में सबसे पहली उपयोगिता ज्योतिष की ये रही कि मानव को कृषि करना था और कृषि के अकॉर्डिंग, कृषि के लिए ज्योतिष का ज्ञान जरूरी था। जी जी। तो जैसे आप कहते हैं ना कि धान रोपने का समय, तो कहते हैं ना कि रोहिणी चढ़ गया, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी चढ़ गया, या फिर आद्रा चढ़ गया। तो आद्रा और रोहिणी क्या है? ये नक्षत्र है। तो ये ज्योतिष बताता है कि फलाने नक्षत्र में किसी चीज़ का रोपण करने से का समय ये होगा तो फसल अच्छी होगी। ज्योतिष ये भी बता सकता है कि किसी काम को मैंने प्रारंभ किया तो उसकी अंतोगत्वा क्या परिणाम होंगे, पहले बताता है। दूसरा चीज़, ये तो जीविकोपार्जन के लिए कृषि के क्षेत्र में। अब अपने जीवन में है कि हमको सृष्टि चलनी चाहिए, तो 16 तरह के संस्कार बताए गए हैं मानव जीवन के लिए। तो 16 संस्कार में विवाह संस्कार है, 16 संस्कार में ज्योतिष की उपयोगिता है। और कहते हैं कि हम कुंडली क्यों बनाते हैं, क्यों बनवाएं? सवाल है। कुंडली बनाने से ये होता है कि आने वाला समय हमारे कैसे होंगे और हमको किस दिशा में मेहनत करनी है, किस ओर कार्य करना है, हमको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुंडली की आपने बात की, कुंडली संभवतः सभी लोगों को अपना आज के दौर में अपना बर्थ ऑफ डेट पता होता है, टाइमिंग पता होता है। बावजूद इसके कुंडली की उपयोगिता हम आम जीवन में उस तरह से नहीं देखते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी ज्योतिष के पास कम ही जाया करते हैं या फिर छुप छुपा के जाया करते हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? देखिए, उन लोगों को ये मन में भय है कि बहुत सी बातें अगर भविष्य की जो अनसुलझी हैं, अनदेखी हैं, वो अगर पहले उजागर हो जाएंगी तो हो सकता है कि मेरे मन अनुकूल ना हो तो हमको परेशानी होगी।
या फिर मेरे साथ अगर किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपकी दुर्घटना होगी, मैं सशंकित हो गया, तो ये सोच के भी लोग नहीं जाते। जी जी। और ज्योतिष शास्त्र में मैंने जिक्र किया कि 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में ज्योतिष की उपयोगिता है। आदमी के जीवन से लेकर मरण तक के संस्कार में ज्योतिष की उपयोगिता है। चाहे आप जैसे ही बच्चे जन्म लेते थे, आज के समय में जीवन प्रत्याशा दर ज़्यादा है, बच्चों की मृत्यु दर कम है, पहले ज़्यादा हुआ करता था। चिकित्सा उस समय उतनी विकसित नहीं थी, उतना सुलभ नहीं था, ठीक है। तो इसलिए लोग कुंडली पंडित जी से बनवा लेते थे कि बच्चे की आयु क्या है, बच्चे की कहीं अरिष्ट योग तो नहीं है, बच्चा की जीवन प्रत्याशा क्या है, इसलिए लोग करते थे। कुंडली बनाने की का मुख्य उद्देश्य ये था कि जन्म लिया तो तुरंत कुंडली बनवा के देख लो कि इसकी आयु क्या है, कम से कम, क्योंकि उस समय मृत्यु दर ज़्यादा था तो लोग भयभीत थे। तो कुंडली की प्राथमिक उपयोगिता वहीं से शुरू हो गई। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि अगर किसी के भाग्य में कोई दोष है तो उसे वो कुछ ऐसा करे कि कुछ ऐसा उपाय है आपके पास जिससे भाग्य को बदला जा सके? भाग्य को बदला जा सके ये तो निर्भर करेगा आपकी कुंडली पे, ग्रहों की दशाओं पे। इन जनरल बात करें तो आदमी को सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। जी जी। तो और सूर्य को आप जल दें अपने भाग्य में उत्थान के लिए। गायत्री मंत्र का विद्यार्थी जप करें, आम आदमी भी करें, क्योंकि गायत्री मंत्र को सविता मंत्र कहा गया है, सविता सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य अगर किसी की कुंडली में ग्रहों का राजा बलवान होगा तो सारे ग्रह ऑटोमेटिकली कुछ ठीक होंगे। जी जी जी। तो सूर्य को जल देकर के अपने भाग्य को आप बढ़ाया जा सकता है। ये मतलब ट्रुथ है। और ये साइंटिफिकली भी है। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो ये जो जल की धार जो गिराते हैं तो ये प्रिज्म का काम करता है, और जिस तरह की रेज, कॉस्मिक रेज की या जिस कलर की रे की हमको ज़रूरत है वो हमको उससे मिल जाता है। सब कुछ आपके अंदर है, एक्सटर्नल नथिंग। पंडित जी, आप भी हम देख रहे हैं कि कई सारी अंगूठियां पहन रखे हैं। कई लोग को तो मैं देखा हूँ ऐसे कि बहुत सारी अंगूठियां पहने होते हैं, कभी कभी तो 5 उंगलियों में। तो जी, तो ऐसे लोग जो होते हैं हम देखें कि कई बार इतनी सारी रत्न धारण करने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। परेशान बहुत सारे ग्रह रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के ये, जैसे डॉक्टर ही दवा ऐसे नहीं खानी चाहिए, किसी से सलाह ले लेनी चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। तो वैसी स्थिति में अगर जो ग्रह कमज़ोर हैं या जो ग्रह मेरे लिए फेवरेबल है उन्हीं का उपचार करना चाहिए। बहुत से रत्न नहीं पहनने चाहिए। कारण ये क्योंकि इसके भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि कुछ पत्थर के साथ कुछ पत्थर नहीं पहना जा सकता। जैसे मूंगा के साथ शनि ग्रह का रत्न नहीं पहनते क्योंकि दोनों में इनिमिटी है, दुश्मनी है। फिर बहुत से रत्न हैं जिनको एक साथ नहीं पहन सकते क्योंकि उसके अच्छे परिणाम के बजाय खराब परिणाम मिलते हैं। तो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि बहुत सारा रत्न आप पहन लें। और बहुत से ग्रह रत्नों के माध्यम से भी आदमी का भाग्य बदला जाता है। ये संभव है? आपने करके देखा है? आप तो PhD किए हैं ज्योतिष विज्ञान में, और तो क्या आप ग्रहों का उपचार के
विभिन्न तरीके हैं, बहुत विभिन्न तरीके बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, ग्रह रत्नों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, योग के द्वारा, कुछ आयुर्वेद के द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके में से कोई भी उपाय करके आप उसमें लाभ ले सकते हैं। लेकिन पंडित जी आप ये बताएं कि जिस तरह से आपने पीएचडी की है, हम देखते हैं कि कई बार सड़कों के किनारे बहुत सारे पंडित जो है अपनी दुकान लगाए होते हैं और रत्न वगैरह रखे होते हैं। कई बार लोग उनके पास जाते भी हैं और अपना तोता वाले भी होते हैं, और तो उन पे कितना विश्वास किया जाए? देखिए, वो भी खुद को तो ज्योतिषी कहते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति खुद को ज्योतिषी कह रहे हैं, थोड़ी बहुत तो ज्ञान होगी। उनका ज्ञान उसी स्तर तक पे है कि वो रोड के किनारे बैठ रहे हैं। जैसे गांव में भी डॉक्टर होते हैं, आरएमपी होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, ठीक है। तो जिनका जितना ज्ञान है उस लेवल के वो हैं। क्या है कि कंपाउंडर उपचार नहीं करता, लेकिन जब उससे बड़ी चीज़ें होती हैं तो उससे बड़े डॉक्टर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से जिनको जितना ज्ञान है, और सबको अपना जीविकोपार्जन चलाने का अधिकार है, ठीक है। तो उसके दृष्टिकोण से देखें तो मैं गलत नहीं कहूँगा। जिसको जितना ज्ञान है वो बेच रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन जो बेच रहा है, जो खरीदार होता है, वो ज़्यादातर खरीदार ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आए। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं हमारे दर्शकों को कि कुछ ऐसा वो करें जिसके ज़रिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आए। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, ठीक है। घर में डेली दीपक जलाएं घी का, और गंगा जल का सेवन करें। एक नॉर्मल आदमी के लिए उनकी किस्मत को जगाने के काम आएगा। और गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा नहीं मैं गायत्री से संबंधी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है और सूर्य ग्रहों का राजा है, और जिनके सूर्य बलवान होगा ना, उन्हीं की सबसे ये जो आपने उपाय बताया कि इसके जरिए ज़्यादा लोगों के पास धन आएगा, कि तो हम तो ये समझते हैं कि अभी जो धन के मामले में, धन आने के लिए कर्म भी जरूरी है। बिना कर्म का तो किसी को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष कर्म के सिद्धांत को मानता है और भाग्य को भी मानता है। भाग्य है क्या? भाग्य ये है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल जो संचित रह गया, बचा रह गया, वही मेरा भाग्य है। और वो ग्रह के समय के हिसाब से आपको मिलेगा। ग्रह तो समय को एक ज्योतिष ग्रहों के दशाओं के रूप में देखता है कि आपकी दशाएं अच्छी चल रही है तो आपके पास धन दौलत यश सब होगा। आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है तो आपकी मनोवृत्ति, मन स्थिति, आर्थिक, ये सब गड़बड़ होगा। तो जब गड़बड़ होगा तो कुछ लोग का लॉजिक है, कहते हैं कि जब भाग्य में लिखा है तो वो तो नहीं मिटेगा। जब ग्रहों की दशा चल रही है तो उसको तो मैं नहीं बदल सकता, तो आपकी क्या उपयोगिता है? तो ज्योतिष की ये उपयोगिता है कि आप उनके बताए गए उपाय से आप व्यथित नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको अपनी परेशानी झेलने की क्षमताएं प्राप्त होंगी। जैसे एक तरह से कि बरसात में तो हो रही है तो हम बारिश तो रोक नहीं सकते, अपना बचाव तो कर सकते हैं ना। रेनकोट पहन लें, छाता ले लें, गाड़ी से जाएं। पर जो बरसात का जो पीड़ा है वो आप गाड़ी में भी महसूस करेंगे। ये और बात है कि हम भीग नहीं रहे। जी जी जी। लेकिन पंडित जी, आपने जो उपाय बताया कि तुलसी का पौधा
और फिर घर में घी के दिए जलाना, सूर्य को पानी देना, तो ये तो एक हिंदू परिवार में ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं और फिर भी लोग ऐसा स्रोत ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जो उनके पास धन आए। धन आए तो पहला काम करना है कर्म। पहला काम है कर्म, और कर्म के साथ साथ हम सपोज कीजिए कि मैं धन की लालसा रखता हूँ और मैं कर्म ना करूँ, आएगा मेरे पास धन? हाँ, ज्योतिष की उपयोगिता वहाँ होगी जब मैं कर्म कर रहा हूँ और फल नहीं मिल रहे। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। विद्यार्थी भी कहता है कि मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ पर मैं प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होती है? इसके लिए वो गाइड के पास जाता है, जैसे कोचिंग है ना। तो जस्ट लाइक समझ लीजिए कि ज्योतिष भी एक तरह का गाइड है कि आपको ये सफलताएं नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही भाई? आपकी कुंडली देखेंगे, आपके ग्रहों की दशाओं को देखेंगे, जो दशाएं होंगी उनका उपचार किया जाएगा पूरी तरह से। तो जैसे ग्रहों की खराब दशाएं भी होती हैं और जिसमें आज व्यक्ति परेशान होता है, तो जैसे सपोज कीजिए कि राहु की महादशा चल रही है, राहु में राहु की दशा चल रही है और राहु हमारे खराब भावों में बैठ गया, 2, 4, 6, 8, 12 में बैठ गया, तो वैसी स्थिति में या फिर राहु की दृष्टि कहीं मेरे अच्छे भावों पे पड़ रही है तो उसको वो बिगाड़ देता है। तो वैसी स्थिति में हमको राहु का उपचार करनी है। तो राहु के उपचार के लिए एक छोटा सा टोटका है कि आप हरा नारियल, जिसको डाब बोलते हैं, उसमें मौली धागा लपेट के अपने सर से घुमा करके और उसको पानी में प्रवाहित करें। जी जी, इससे आपको लाभ होगा। आपने टोटके की बात की। अक्सर लोग कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी ने टोने टोटके कर दिए हैं और इस वजह से परेशान हैं, तो इसको लेकर के ज्योतिष विज्ञान में क्या है? अगर मेरी ग्रह दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो टोने टोटके का प्रभाव नहीं होगा। अगर मेरे कुंडली में ग्रह दशाएं खराब चलेंगी तभी इन छाया ग्रहों का प्रभाव होगा। जब किसी की कुंडली में छाया ग्रह का प्रभाव आता है तभी ये टोने टोटके और भूत प्रेत जो भी आप बोले वो लगते हैं। और दुनिया में यंत्र मंत्र तंत्र सब वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि यंत्र काम नहीं कर रहा, तंत्र काम नहीं करता और मंत्र काम नहीं करता, ये सब करते हैं। और किसी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि ये काम नहीं करता। जो हम तंत्र की बात कर रहे हैं तो तंत्र में है मन, तंत्र क्रियाएं हैं कि इन चीज़ों के सामग्री के सम्मेल से कुछ एक अलग तरह का माहौल बन जाता है, ऑरा बन जाता है और वहाँ एक अलग ही मनोभाव या मनोवृत्ति प्रकट होती है। जैसे घर में आप हवन वगैरह कराते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है, एक अजीब एक अलग तरह का माहौल हो जाता है। और हम मंत्र का जप करते हैं तो एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सारा तो ऊर्जा का खेल है। हमारे शरीर में ऊर्जा है तो हम जीवित हैं, नहीं निकल गया, खत्म कहानी। ये बताएं पंडित जी की जो मैं जानता हूँ आपके बारे में, उसके मुताबिक आपके घर में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और सब अधिकारी हैं। आप ये ज्योतिष बनने का कैसे सोच लिए? किस तरह से आपका ग्रह, आपका भाग्य है जो इस ओर ले गया? ये मैं बताता हूँ। एक बार की बात है कि मैं किन्हीं ज्योतिषी के पास गया। उस समय मैं मैट्रिक पास किया था और हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि मैं बड़ा से बड़ा पदाधिकारी बनूं। जी। तो हमारे परिवार में भी लोग अधिकारी हैं, सब लोग, तो इंटेंशन तो उधर ही की थी कि हमें भी उसी तरफ जाना है। लेकिन यहाँ फिर मैं बोलूँगा कि भाग्य, हर व्यक्ति एक विशेष काम के लिए बना है। हर व्यक्ति, उसकी अपनी खासियत है और क्रिएटर ने उसको एक स्पेशल काम के लिए भेजा है।
सब आदमी चाह ले कि मैं फलाना ही बनूंगा, ये संभव नहीं है। मैं बताता हूँ अपनी बात कि मैं किसी ज्योतिषी के यहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कि मैं IAS बनूंगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप क्लर्क की नौकरी करेंगे रेलवे में। मैंने कहा पंडित जी आप अपना पोथी बंद कीजिए, हमको क्लर्क की नौकरी नहीं करनी है। तो उन्होंने फिर हम उनको बोले अपना दक्षिणा बताइए। तो उस समय उनकी दक्षिणा 90-91 में 21 रुपया थी, मैंने 21 रुपये उनको दे दिए। उसके बाद वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि जब ये किसी का भाग्य बता सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं, तो इन्होंने पढ़ाई की होगी ना। उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले हस्तरेखा पढ़ा, फिर इसमें अपनी पढ़ाई भी चलती रही, ज्योतिष में हस्तरेखा, फिर न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, फिर ज्योतिष के मेन कोर्स में आया। फिर लगा कि नहीं हमको कहीं से एकेडमिक लेना चाहिए। फिर ये धीरे धीरे मेरी हॉबी हो गई और आज प्रोफेशन। जी जी जी, तो आपने PhD तक कर ली। और ये विशारद क्या होता है? आपने तो हम देख रहे हैं आपके विजिटिंग कार्ड्स में कि आप वास्तु विज्ञान की भी जानकारी। हाँ, वास्तु की भी। ज्योतिष में ज्योतिष की बहुत सारी विंग्स हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। पहले के जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 3 स्कंध बताए गए, 5 स्कंध बताए गए। स्कंध का मतलब ब्रांच। तो उन ब्रांचों के भी ब्रांच हुए, समझे? तो उसमें सारी चीज़ें हैं। ज्योतिष की जो पढ़ाई करेंगे उसमें समग्र फेस रीडिंग जिसको कहते हैं, शकुन अपशकुन है, निमित्त शास्त्र में शकुन अपशकुन है, फिर संहिता ज्योतिष में आपका प्राकृतिक है, मौसम विज्ञान है जिसमें कि हम मौसम की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं, उसी में हम चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ते हैं। और ज्योतिष में की बहुत सी शाखा ब्रांच के ब्रांच हो गए। तो ज्योतिष में पराशर बोलते हैं कि 11 गुण होना चाहिए। जी जी। तो 11 गुण होना चाहिए जिसमें कि ज्योतिष को प्रज्ञावान होना चाहिए। मुख में बता देता हूँ, प्रज्ञावान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, मंत्र ज्ञाता होना चाहिए, फिर ग्रह दोष निवारण आना चाहिए, भूत प्रेत निवारण आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ क्राइटेरिया है ज्योतिष होने के। तो ये तमाम चीज़ें आपने सीख ली है? कोशिश है, अभी भी सीख ही रहा हूँ। आपने प्रकृति की बात की। ज्योतिष शास्त्र क्या प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है? रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, आपको सचेत कर सकता है। जैसे कि सचेत कर सकता है। तो मेरा आप इसे अन्यथा ना ले, जैसे कि अभी पहलगांव में इतनी बड़ी हादसे हुए, तो देश में तो बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष हैं जो खुद को बहुत ज्ञानी कहते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं इसके संकेत दिए? संकेत है, ऐसा नहीं है कि संकेत नहीं है। अभी जो 3-4 पाप ग्रहों का जो संयुक्ति चल रही थी, राहु शनि मंगल, ये सब चीज़ें ग्रह जो एक साथ होंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अनावश्यक रूप से दुर्घटनाएं होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे। तो ये चीज़, जैसे कि इन्हीं ग्रहों का प्रभाव हम के रूप में हम देख सकते हैं। ये जो म्यांमार में भूकंप आया, तो पूरे पार्टिकुलर क्षेत्र की भी कुंडली है, पूरी दुनिया के लिए भी। अभी बहुत सारी दुनिया में बहुत उथल पुथल है, तो इसको भी ग्रहों के आधार पे बताया जा सकता है। संहिता खंड में भूकंप है, जमीन के अंदर पानी है नहीं है, इसकी भी जानकारी है। तो ऐसा नहीं है। और चिकित्सा का भी ज्योतिष से अनुनाश्रय संबंध है। जब च्यवन ऋषि जब च्यवनप्राश बना रहते थे तो वो भी ग्रह नक्षत्र देखकर ही जड़ियों को कूटते थे। जी जी। हाँ, उसमें 54 तरह की जड़ियाँ मिलती थी,
तो च्यवनप्राश बोल सकते हैं, च्यवन ऋषि ने बनाया। तो बहुत सी जड़ियों को कूटने का समय ये बताया गया है संहिता खंड में, ज्योतिष के संहिता खंड में ये बताया गया है कि किस समय औषधि का निर्माण होना चाहिए और किस समय औषधि को ग्रहण करना चाहिए। अभी आपने कहा कि आप परीक्षा मैट्रिक का देने के बाद ज्योतिष के पास चले गए थे, तो आप ज्योतिष बन गए ये सोच करके कि भाई, तो क्या आप अधिकारी बनने की बात मन से निकाल दी थी? तो नो, वो बात नहीं थी। मैं अधिकारी बनना चाह रहा था। मैंने बाकायदा 2 बार बीपीएससी मेंस में ही लिखा, ठीक है, और बहुत आगे तक गया और मेरा चयन नहीं हुआ। तो फिर मैं पिछले कुछ वर्षों तक मैं प्रयासरत था। तो आपका सवाल ये होगा कि क्या आपने अपनी कुंडली नहीं देखी थी कि मैं अधिकारी बनूंगा या नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि मेरी कुंडली ही नहीं है, ठीक है, मेरी कुंडली नहीं बन पाई क्योंकि लोगों को समय का भी पूछता हूँ तो बोलते हैं थी, कहाँ गुम हो गई, किसी को एक्चुअल में पता ही नहीं है। तो पंडित जी, आप ज्योतिषाचार्य बन करके कितने खुश हैं आप अपने पेशे से? खुश इस संदर्भ में हूँ कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जो लोग भटक जाते हैं, जैसे जिनको जाना था कलकत्ता और रास्ते पकड़ लिए दिल्ली की, तो वो दिल्ली के रास्ते में जितने दूर जा करके लौटेंगे उतना तो समय उनका बर्बाद होगा, क्योंकि उनको जाना पूरब है और चल रहे हैं पश्चिम की तरफ। तो ज्योतिष इनको इसी को करेक्ट कर देता है कि आप भैया, आप इधर नहीं, आपको इधर जाना है और आप इस क्षेत्र में प्रयास करें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग आए कि मैं आईएएस बनूंगा या नहीं, कुंडली दिए, मैंने कहा कि नहीं बनेंगे। तो मैं भाव दे रहा हूँ और आप बोल रहे हैं नहीं बनेंगे। बोले आपको फलाने तरफ जाना है, आपको शिक्षण में जाना है, आपको ये बनना है, आप गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। अब ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना देख लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, बट ज्योतिषीय सलाह से आपको ये मैं बता रहा हूँ। और हुआ वही, उनको वो छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा है आपको, आपकी नौकरी लेक्चरर में होगी। ये वाकया है 2005 का। जी। वो 2 बार से 3 बार भाई दिए में गए, चौथे अटेम्प्ट में दे रहे थे। मैंने कहा कि आपको, बोले कि कुछ लोगों ने हमको कहा कि आप आईएएस बनेंगे। मैंने कहा कि कौन बोल दिए कि आप आईएएस बनेंगे, आपकी कुंडली तो दूसरी तरफ इशारा कर रही है कि आपको शिक्षण में जाना चाहिए, बैंक की नौकरी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक की नौकरी में कर रहा था, छोड़ दिया। आप बोल रहे हैं शिक्षण, तो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और मैं अव्वल का टीचर। तो मैंने कहा कि तब आप यहाँ काहे मर रहे हैं भाई, आप लेक्चरर बनेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने नेट दिया था, जेआरएफ दिया था के लिए नेट दिया था, और उस समय शायद एक पत्राचार के माध्यम से रिजल्ट आता था। तो उन्होंने बोले रिजल्ट निकल गया, नेट पे मैंने देखा था लेकिन उसमें मेरा नहीं था। मैंने कहा कि आपका पेंडिंग रिजल्ट आ रहा है। तो वो बड़ा विस्मित हुए, बोले सब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल गया, आप कह रहे हैं कि कौन सा रिजल्ट आ रहा है। वही जेआरएफ का रिजल्ट जो है ना, उनको बाय मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर जेआरएफ। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, अभी बनारस में शायद है। जी। तो उनका रिजल्ट आया तो फिर दौड़े आए मेरे पास कि आपकी बात तो सच हो गई। तो बोले जाके ज्वाइन कीजिए। तो ऐसा उसमें जो जेआरएफ मिला, उसके बाद एसआरएफ किए, उसके बाद लेक्चरर में बहाल हुए। कहाँ यूपीएससी दे रहे थे, बने लेक्चरर। तो बहुत सी चीज़ें ग्रहों जो है ना, वो रूल तो करती हैं। आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हम
पास करेंगे या नहीं? इसका जवाब है, इसका जवाब है। मैं तो बहुत से विद्यार्थियों को कहता हूँ ना कि आप एग्ज़ाम दो, रिजल्ट मैं बताता हूँ। आप एग्ज़ाम देकर आओ, क्या पढ़ाई किए नहीं किए वो यू नो बेल। तो हम कहते हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, मैं बताऊंगा। तो एक विधा है कुंडली के माध्यम से, प्रश्न कुंडली। जी जी। प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम ये बता सकते हैं एकदम इंस्टेंट। इसके लिए ना कोई डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की। मेरा ये काम होगा या नहीं, मैं पास करूंगा या नहीं, फेल करूंगा, पास करूंगा। तो ये ग्रीक वालों की देन है प्रश्न कुंडली, समझे। और ये जो हम पत्थरों से का उपचार करते हैं, ये भारतीय ज्योतिष की देन नहीं है, ये ग्रीक वालों की है। जी जी जी। और पत्थर का है, भारतीय ज्योतिष में भी है, लेकिन उत्तर प्रचलन में इन लोगों ने ले आया। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है। वहाँ 16 तरह के योग बनते हैं, तो वो देखना होता है ग्रहों की अंश डिग्री देख करके, और ग्रहों किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसमें वो इत्साल है, कंबोल है, रक्त है। तो ये सब योग है, रद्द योग है। तो कौन सा योग बन रहा है उसके आधार पर भविष्यवाणी होती है। इत्साल होगा तो तत्काल होगा कि हाँ भाई ये पक्का काम होगा। भविष्य इत्साल होगा तो भविष्य में काम होगा। अब वहाँ ज्योतिष की ज्ञान का भी टेस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। शीर्षोदयी लग्न है, पृष्ठोदयी है, उभयोदयी है, चर राशि है, स्थिर राशि है। उन सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन के आधार पे जजमेंट है। जो कुंडली में का जो हम भविष्यवाणी करते हैं, बहुत सारी किताबों को मैंने ये देखा कि हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। हम लोग पढ़े हैं जातक निर्णय, एक किताब है बीबी रमन की, समझे। तो जातक निर्णय, उसको अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप, मतलब कि जज करना है, बताना नहीं है, जज करना है कि इसका क्या प्रभाव होगा। सब ग्रहों का हर भाव में अलग अलग फल है। हमको 12 भाव देख करके जज करके बताना है कि रिजल्ट क्या है। जी जी। इतने आसान विद्या नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। और आजकल बड़े अच्छी बात है कि आजकल विद्वान लोग जो अच्छे पद पे रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं ज्योतिष। हाँ, और उसमें किताब भी लिख रहे हैं। ये बताएं कि आपके पास तो हर फील्ड के लोग आते होंगे, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। तो ये जो लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं आपको? मैंने जो बताया, इस तरह के लोग आते हैं, आपसे सलाह लेते हैं? सभी तरह के लोग आते हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत ऊंचे पद पे हैं, पर फीलिंग्स एक आम आदमी की है, ज़रूरत एक आम आदमी की है। उनको भी बच्चों की शादी करनी है, उनको भी बच्चों की करियर की चिंता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक निचले स्तर का ही आदमी सोचता है। ये ऊंचे स्तर के लोग भी यही सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, आप सोचते हैं। इससे ऊपर ये थोड़े ही है। उनका पद वो है, उनकी ज्ञान की कुर्सी है। जी जी जी। आप कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो आप लोगों को काम आए? देखिए, विद्यार्थियों के लिए एक ही सलाह है कि हमारे पूर्वजों ने जो कहा है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये फॉलो करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हर धर्म में, हर शास्त्र में है। और एक आम आदमी के लिए मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ रहना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। ये नेसेसरी चीज़ें हैं ईच एंड एवरी फैमिली के लिए। और लोग को है कि मैं
पैसे अट्रैक्ट। तो अभी कुछ दिनों से मैं यूट्यूब वगैरह चैनल भी मैं देख रहा हूँ और कुछ किताबें भी लिखती हैं कि पाइराइट रखने से धन का आकर्षण होता है, और मैं कहता हूँ कि घर में लक्ष्मी की पूजन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एकाग्र होना चाहिए। मन जब आपका स्थिर होगा, 10 मिनट आप मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट आप ध्यान करते हैं, पूजा करने का उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को स्थिर करें। स्थिर करेंगे तो आपकी विचारधाराएं अच्छी होंगी, सोच एकदम क्लियर कट निकलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। और रहा बात कि धन कैसे आए, तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वास्तु के दृष्टिकोण से कि आपका घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए। वास्तु घर का अच्छा हो या किसी घर का वास्तु खराब है, ऐसा उसकी जांच को कोई तरीका ऐसा है जो आसानी से आम लोग जांच सकें? आप लोग जांच करने का तरीका है, वास्तु पुरुष के 84 खंड बनाए गए हैं। किसी भी ज़मीन के खंड में 84 खंड बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आज हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, जगह का अभाव है, इस स्थिति में उसको फॉलो करना ईच एंड एवरी पर्सन के लिए आई थिंक नॉट पॉसिबल। तो इसके रिमेडियल उपाय हैं, कुछ फेंग शुई में उपाय हैं, कुछ हमारे शास्त्रों के अनुसार उपाय है, जैसे स्वास्तिक लगाना, घर में पिरामिड का रखना, कुछ पत्थरें हैं जिनको रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं कम होती हैं। घर में वास्तु के दोष में है तो हम नमक डाल के पोछा लगवाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो। किसी को टोने टोटके लग गए तो आदमी को लौंग और कपूर से उतारा करके जला देना चाहिए जी, क्योंकि लौंग जो है नकारात्मक ऊर्जा का क्षय करता है। लौंग और कपूर जो है नकारात्मक ऊर्जा का क्षय करता है। हम कपूर से आरती भी करते हैं पूजन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि न वहाँ जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो चली जाएं, खत्म हो। तो और बाथरूम में एक कॉमनली नमक का ढेला रखना चाहिए। इससे क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जाएं कम होती हैं, वास्तु का दोष कम होगा। मान लिया कि पैन हम गलत डायरेक्शन में बैठा दिए हैं, क्योंकि वैसे अनुमान होना नहीं चाहिए पूर्व पश्चिम के डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मेरा लैट्रिन गलत जगह पे है तो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बहुत कुछ होता है कि हम बदल नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में वास्तु के कुछ उपाय हैं, जैसे कि एक छोटा सा उपाय है, बाथरूम में नमक रख लीजिए। तो ये थे डॉक्टर कुमार मनीष ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने ज्योतिष से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया, बिंदास जवाब दिया। ऐसे सवालों का भी इन्होंने जवाब दिया जो शायद इन्हें तीखे भी लगे होंगे, और आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने आपका मजाक उड़ाया। मैं तो बस दुनिया को बताना चाहता था कि भाई ज्योतिष और अंधविश्वास में अंतर क्या है। तो ज्योतिषाचार्य मनीष जी, आपका धन्यवाद मेरे स्टूडियो में आने के लिए, और आगे भी आप आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, नमस्कार।